है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। चलो समझते हैं। मतलब हमने ये देखा कि ऐसा कुछ हुआ, एक चार्ज पार्टिकल को रखा, है ना, एक छोटा चार्ज पार्टिकल को रखा, तो ऐसा कुछ हुआ कि इस पे फोर्स लगी, ऐसे भागा। तो ये फोर्स लगी किस वजह से लगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये देखा क्या मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल चारों ओर एक फील्ड है, एक क्या लोग रेडिएशन है जो इसको धक्का मार रही है या तो खींच के ला रही है, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रख दो तो, है ना। तो फिर से हम वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर दी गई ये समझो। ये इमेजिनरी लाइन होती है ना, ये बेसिकली पार्ट है कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आप रखिए, जैसा टेस्ट चार्ज पार्टिकल भागेगा एक सोर्स चार्ज के अराउंड, है ना, मूव करेगा, उसी हिसाब से उसके डायरेक्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऑर्बिट समझते हैं ना, ऑर्बिट, अब अर्थ है, सन के चारों ओर यूं घूम रही है, तो एक पाथ ट्रेस कर रही है ना, हम ऑर्बिट कहते हैं, पर एक्चुअल में क्या वहां पे कुछ होता है? नहीं होता है, वहां पे कोई भी चीज नहीं मौजूद है। वो एक जो पाथ है अर्थ का वो इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। फिर भी हम एग्जाम वगैरह में या बुक्स में ऐसे बना देते हैं कि ये हमारी अर्थ ये यूं घूम रही है ना, तो एक ऑर्बिट बना देते हैं ना, पर ये एक्चुअल में क्या असलियत में है? ये पाथ है, पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, ये भी एक इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज टेस्ट पार्टिकल का, टेस्ट चार्ज का पाथ होते हैं अराउंड एनी चार्ज, एनी सोर्स चार्ज यू कैन से, है ना। जैसे मुझे इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनानी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव छोटा टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, तो मैंने देखा कि ये भागा यूं, यहाँ छोड़ा टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो मैंने देखा कि ये भागा यूं, फिर यहाँ छोड़ा टेस्ट चार्ज पार्टिकल, देखा भागा यूं, है ना। तो हमने फिर इस पॉजिटिव से बता दिया कि भैया ये पॉजिटिव के चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, ट्रेस कर दिया पाथ, है ना। सिमिलरली आइसोलेटेड में एक आइसोलेटेड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, जब आइसोलेटेड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, पॉजिटिव को छोड़ा तो पॉजिटिव भागा यूं, अट्रैक्शन होगी ना। फिर यहाँ पे पॉजिटिव को छोड़ा तो वो यूं भागा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव को छोड़ा तो वो यूं भागा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव को छोड़ा तो वो यूं दौड़ा, यहाँ और यहाँ ऐसे। तो हमने बना दिया नेगेटिवली चार्ज के अक्रॉस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी होती है, यानी बेसिकली इट्स अ पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल अराउंड एनी चार्ज। एक छोटा सा चार्ज ले लो, उसको छोड़ो, जैसे ही भागेगा वैसे हम लाइनें ड्रॉ कर देंगे, वो इमेजिनरी जो कर्व्स होंगे उन्हीं को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। बस मतलब ये हमें आइडिया देता है कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज छोड़ा जाए तो वो किधर भागेगा, बस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी आइडिया देता है ना। अब तुमसे एग्जांपल लेते हैं, देखो समझो, ये तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में था, है ना। अगर मैं मानूं मैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लूं ऐसे और नेगेटिवली ले लूं ऐसे, और मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 छोटा, तो वो कैसे भागेगा? वो ऐसा ही ऐसे भागेगा, है ना। अगर मैं इसके थोड़ा सा ऊपर छोड़ूं तो वो कैसे भागेगा? तुमको सर पहले ऐसे भागेगा, फिर ये नेगेटिव खींच लेगा। एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, कि ये पॉजिटिवनेस को रिपेल किया, फिर नेगेटिवनेस को खींच लिया, तो यूं ट्रेस हो गए पाथ। अच्छा, अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ छोड़ दूं, तो पहले पॉजिटिवनेस को रिपेल किया, फिर नेगेटिवनेस को यूं खींच लिया, तो उसका पाथ ऐसे ट्रेस हुआ पॉजिटिव चार्ज का। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, चार्ज पार्टिकल को रखा गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे छोड़ा टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, तो क्या हुआ, उसको ये पॉजिटिव ने रिपेल किया और फिर वो नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यूं भागा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने छोड़ा तो वो यूं निकला और यूं भागा। अगर मैंने यहाँ पे छोड़ा होता तो वो यूं भाग गया होता, अगर यहाँ छोड़ा होता तो यूं चला गया होता, यहाँ छोड़ा होता तो यूं चला गया होता, यहाँ छोड़ा होता पॉजिटिव को तो यूं आया होता, यहाँ छोड़ा होता पॉजिटिव को तो यूं आया होता, यहाँ छोड़ा होता पॉजिटिव को तो यूं आया होता। So this is how electric line of force drawn towards any positive and negative charge system. इन पॉजिटिव को हटा दो, है ना। अब मैं अगर इस पॉजिटिव को हटा दूं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का तुम्हें अराउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, तुम्हें डायग्राम मिल जाएगा। यहां से भी पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दो, बस में ही शर्त में आ गई। अच्छा, मैं कहता हूं अपनी अकल से बताओ, अगर इसके अराउंड तुम्हें पॉजिटिव
थिन शीट ऑफ चार्ज है ना, शीट नहीं है बेसिकली रॉड है ना, एक लाइन में सर। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगी? बच्चे कहेंगे सर अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव छोड़े तो वो यूं भागेगा, यहाँ पे छोड़े तो यूं भागेगा, यहाँ पे छोड़े तो यूं भागेगा, यहाँ पे छोड़े तो यूं भागेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के चारों ओर भी ड्रॉ कर सकते हो तुम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली इमेजिनरी कर्व्स होते हैं which is drawn by what, by how, when a test charge particle is kept near a charge and how it flows, जैसे वो मूव करेगा, how it moves है ना, वैसे हम क्या करेंगे, हम आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ कर देंगे। बात समझ में आ गई? सेम बच्चे अगर चाहे तो इसके चारों ओर भी, अगर ये नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज रॉड ऑफ है, नेगेटिव चार्ज का पूरा रॉड है, इसके चारों ओर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाना चाहें तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पता है अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ा जाए तो कैसे भागेगा, इस नेगेटिव तरफ भागेगा, और यहाँ छोड़ा जाए तो यूं भागेगा, यहाँ छोड़ा जाए तो यूं भागेगा, यहाँ छोड़ा जाए तो यूं भागेगा। बात समझ आ गई? तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम बन गया। तो अगर बनाना चाहो तो सबके अक्रॉस तुम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। पॉजिटिव में ड्रॉ कर लो। देखो अच्छा, इसके चारों कैसी होगी? अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव 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 रख दूँ और इसके चारों ओर पॉजिटिव 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 रख दूँ तो होगा सर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ऐसे और ऐसे। सही ना? बिल्कुल सही ना भाई? बोलो ऐसे बनाओगे ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या कही? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या कही गई? It's a imaginary smooth curves which are test charge या small charge। test charge मतलब small charge नहीं कह सकते, बहुत छोटा चार्ज है ना। पॉजिटिव small positive charge moves in a electric field। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तुम बोलोगे सर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है ना, और फिर अगले पल ये चार्ज पार्टिकल न्यू टर्न हो गया मानो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए मानो ये नेगेटिव यहाँ पे रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है सामने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तुमने तो वो ऐसे जाके यू टर्न हुआ। तो इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन था? इधर। इस पॉइंट तक तो यही डायरेक्शन था ना। जब ऐसे हो गया तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन तुम्हें लगेगा इधर जाने की कोशिश कर रहा, फिर अगले पल यूं हो गया तुम्हें लगेगा यूं जाने की कोशिश, अगले पल यूं हो गया तुम्हें लगेगा यूं जाने, अगले पल यूं हो गया तुम्हें लगेगा यूं जाने की कोशिश कर रहा है। बस में कि नहीं? तो हमें ये समझ में आया कि एट टेंजेंट एट एनी पॉइंट gets the direction of electric, है ना। सारी बातें प्रॉपर्टीज में होती है, डेफिनेशन कॉपी कर लो फिर प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज। हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ ELF, ये यूज करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम
positive and ends to negative, है ना? Originate from positive and ends to negative. अच्छा, दूसरी, the tangent at any point of electric line of force gives the direction of electric line of force at that point. चलो भैया, थर्ड बात, no electric line of force can intersect each other. ये भी बात सही है भाई। अब ये कर लगाओ, क्या दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? सोचो कि मैं ये कहूँ ये पॉजिटिव चार्ज था, है ना, इस पॉइंट पे ये इधर भागा या इधर भागा, इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे छोड़ा जाए, या तो वो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा। इस पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन हो सकते हैं? क्या ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अपनी अकल लगाओ, या तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा या तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, है ना? जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा एवरी टाइम, यहाँ पे तुम लाके छोड़ो या तुम्हारा दोस्त लाके छोड़े या कोई अमेरिका का बच्चा लाके छोड़े, वो यहाँ पे छोड़ेगा तो भी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तुम यहाँ पे एक चार्ज के अराउंड एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे, वो भी ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे थोड़ी मूव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो एक ही पाथ का हो सकता है ना, एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकते हैं चार्ज की। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट समझो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितनी क्लोज होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? जितनी क्लोज होगी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। तो तुम लिख सकते हो रिलेटिव क्लोजनेस of electric line of force gives the relative strength of electric line of force. ये बात भी तुम्हें समझ आ गई कि relative closeness of electric line of force give the relative strength of electric line of force, है ना? ये तुम ये भी कह सकती हो कि कोई परपेंडिकुलर इस लाइन पे आप एक सरफेस परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे ड्रॉ करें, है ना? जैसे मैंने मानो ये सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर, ये परपेंडिकुलर सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैंने सेम सरफेस ड्रॉ किया। जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही होगी, है ना, जिस सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही होगी उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? मैंने कुछ सेम एरिया का परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर दिया। यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 4 पास कर रही हूँ, यहाँ से 2 पास कर रही हूँ। बस में आ गई? श्योर समझ में आ गई? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती है, नंबर ऑफ लाइंस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, है ना? क्या तुम कह सकते हो अगर किसी चार्ज में 2 कूलम में 4 प्रोड्यूस हो रही है ना, यूनिट एरिया पे, तो 1 कूलम के चार्ज में कितनी प्रोड्यूस होगी? 2 प्रोड्यूस होगी। तो अगर 2 कूलम में 4 हो रही तो
और अगर ये 4 कूलम हो जाता तो यहाँ से 8 प्रोड्यूस हो जाती। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस में आ गई, श्योर समझ में आ गई। जैसे जैसे चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। बस में आ गई, श्योर। चलो बहुत बढ़िया, करो। Stretched elastic string बिहेव ज्यादा स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग है ना। देखो जैसे मतलब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे गई, इसको मान लो इसने पकड़ लिया है ना। अब ये क्या करेगी, इसको खींचेगी, जैसे रबड़ है ना। ये मैं रबड़ बैंड को लूं और इस पे यहाँ पे रबड़ बैंड में कुछ बांध दूं, तो मैं रबड़ बैंड को छोड़ूं तो क्या करेगा, अपने को खींचेगा और खींचने के साथ साथ उसको भी करीब ले आएगा ना। फिर रबड़ बैंड की स्ट्रेंथ भी, लेंथ भी कम हो जाएगी, बोलो इसकी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरह ये बिल्कुल स्ट्रेच रबड़ स्ट्रिंग की तरह से बिहेव करती है। एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, जाएगी इसको ऐसे पकड़ेगी, चिपकाएगी, इन सेंस कह सकते हो, और उसके बाद ये खींच के इसको ऐसे नजदीक ले आएगी। यहाँ पे बस में कि नहीं, ये एकदम स्ट्रेच पकड़ो, खींच लिया, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के तरह से बिहेव करती है। बात क्लियर हो गई, श्योर में आ गई। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट है, इट इज कंटिन्यूअस विद no breaks. It is continuous with no breaks. यानी continuous होती है, ऐसे नहीं होती यहाँ तक गई फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ तक गई फिर यहाँ से फ्लो करेगी, ऐसी नहीं होती। It is continuous, है ना। बस समझ में आ गई, क्लियरली समझ में आ गई। इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, है ना। अंडरस्टैंड डेफिनेशन, नाउ अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। क्या डेफिनेशन है भाई, सुनो। इलेक्ट्रिक dipole is defined as the system of two equal and opposite charges placed at a very short distance. है ना, बहुत कम दूरी पे अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, पर दोनों का ऑपोजिट साइन है। ये -2 कूलम तो ये +2 कूलम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये सिस्टम कहते हैं, लेकिन इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ही छोटी होनी चाहिए। ये लेंथ मैं 12 मानता हूँ, तो ये जनरली ऐसे ही 12 रिप्रेजेंट की जाती है, इससे डेरिवेशन करने में आसानी लगती है और कोई वजह नहीं। ठीक है,
12 मान, तो लेंथ क्या है 2l, ये और ये 2l इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, 2l इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। रिमेंबर दैट डिस्टेंस वगैरह कुछ भी हो इज अ कंपेरेटिव क्वांटिटी, कंपेरेटिव क्वांटिटी है, उसे याद रखना, ठीक है, कंपेयर टू द चार्ज कैसे। बस में आ गई। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, magnitude of electric dipole is what? Is strength of, is product of strength of any charge and distance between the two charges। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्या होता है, ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसी भी चार्ज का, यानी ये 2 कूलम है, 2 कूलम, ये -2 कूलम, ये +2 कूलम, है ना। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये एक चार्ज की स्ट्रेंथ, 2 कूलम स्ट्रेंथ हो गई, एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है ना, और उनके बीच की दूरी का मल्टीपल होता है। यू कैन राइट इन दैट 2ql, याद रहेगा। अब एक बात, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो मैंने मॉड लिखा है, तुम इसको डायरेक्टली पी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू पी, हमें पता है ना वेक्टर का मॉड को वेक्टर डायरेक्ट सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, its direction is from negative to positive charge, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊं तो P का डायरेक्शन कैसे होगा, अलोंग द लाइन है, यहाँ पे लिखते अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यहाँ पे लिखते अलोंग द लाइन जॉइनिंग द नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन है P का, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। बस में आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है कैसे, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर। बस में आ गई, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। ओके, कर लिया कॉपी। चलो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात में अच्छी तरह से HCl का मॉलिक्यूल है, इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इसमें H क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव, और Cl पार्शियली नेगेटिव, दोनों में चार्ज सेम होता है और दूरी बहुत कम है। H2O भी क्या है तुम्हारा, H2O, इसमें ये O नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव होता है, एक इसके साथ चला जाएगा, है ना, 2 नेगेटिव होता है, एक इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक ये डाइपोल बना और एक ये डाइपोल बना। यहाँ पे कोई रिजल्टेंट डाइपोल आएगा और उस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बस नहीं, पहले इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। चलो एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल है भाई, कह रहे हैं a charge minus q या plus q minus 2q and plus q are placed at a vertex of equilateral
side 2L. Find net electric dipole. तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। चलो डायग्राम देखिए। डायग्राम क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस साइड 2L है, ठीक। यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस Q, यहाँ पे माइनस 2Q और यहाँ पे प्लस Q। चलो बताओ यहाँ पे कितने डाइपोल बन रहे हैं? 2। डाइपोल कैसे बनते हैं? सेम चार्ज होना चाहिए और ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप -2 का चार्ज है ना, -2 बटा के क्या -Q और -Q नहीं लिख सकता, भाई समझो एक ही बात है, -Q और -Q। तो एक ध्यान से देखो, तो ये डाइपोल बन रहा है, और एक ध्यान से देखो तो ये डाइपोल बन रहा है ना। नाम देता हूं A, B and C। तो एक तो ये डाइपोल हो गया A, B और एक डाइपोल हो गया AC, है ना। ये बताओ डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होता है? डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, यानी यहाँ पे जो डाइपोल का डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आएगा, क्या लो P1, है ना। और यहाँ पे एक और आएगा डाइपोल P2। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच का एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो नेट नहीं निकाल सकते। 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर A, एक वेक्टर B, इनके बीच का एंगल पता थीटा, तो R जो नेट होता है वो कितना होता है? मैं P लिखता हूँ डायरेक्ट, क्या होता है? मॉड पहले वेक्टर का स्क्वायर जो कि P1 है, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर जो कि P2 है, प्लस 2P1 P2 cos थीटा। थीटा कितना है बताओ? एंगल कितना है? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई, cos 60। कोई दिक्कत? चलो पहले P की वैल्यू लिख लेते हैं। P1 की वैल्यू क्या होगी भाई? चार्ज का मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव इक्वल चार्जेस Q और इनटू दूरी, साइड कितनी है? 2L, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड 2L, और यही शायद P2 भी आएगा। देखो QQL, तो मैं इसको P के बराबर मान लेता हूँ, P के। तो जो नेट P नेट आएगा वो कितना आएगा? P का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 मतलब P इंटू P यानी P का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट में। कोई दिक्कत? पूरा 2 से 2 कट गया तो आ गया P√3, isn't it? P की वैल्यू कितनी आई? 2QL√3 is the net electric dipole। बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो कंपोनेंट बना के करेंगे। कैसे करेंगे? कंपोनेंट बना के। तो मैंने कहा बच्चे बना लो। चलो तो डिवाइड करो, किया। ये एंगल कितना आएगा? 30। ये एंगल कितना आएगा? 30। दोनों एंगल 30 डिग्री में बढ़ गया, ठीक है। ये कॉपी कर लो, कर कॉपी। चलो इसको रखो। भाई वेक्टर क्वांटिटी का तो वेक्टर ही लॉ लगेगा ना। ये P1 जो कि P के बराबर, ये P2 जो कि P के बराबर, है ना। तो इधर ये 30 और इधर भी ये 30 डिग्री। ये वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है। इस डायरेक्शन में क्या आएगा? P1 cos 30, और इस डायरेक्शन में P1 cos sin 30। कंपोनेंट तो बनाना आता है ना, कंपोनेंट तोड़ना आता है कि नहीं? कोई वेक्टर R है अलॉन्ग विद थीटा, वेक्टर R का इधर क्या आता है? R cos थीटा, और इधर क्या आता है? R sin थीटा, यही आता है। चलो इसको देखो, ये R हो गया, ये थीटा हो गया। तो थीटा वाले डायरेक्शन में क्या आता है? cos, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है? sin।
तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन आया। बस नहीं, सेम इधर देखो भाई, ये दोनों पी के बराबर है ना, P1 और P दोनों P के बराबर है ना, तो मैं P cos 30 P sin 60। इसका भी क्या आएगा बताओ, इस डायरेक्शन में इसका क्या आएगा भाई, इस डायरेक्शन में इधर देखो ये P है, इसका इस डायरेक्शन में क्या आएगा, तो सर इस डायरेक्शन में आएगा P cos 30, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, P sin 30। इन दोनों का 30 होना चाहिए, सॉरी 30 हो, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया भाई, ऑपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड, P sin 30 P sin 30 एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो नेट रिजल्टेंट कितना आया, P नेट कितना आया, ये दोनों दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, दोनों का ऐड कर दूं, तो P cos 30 प्लस P cos 30 यानी 2 P cos 30 यानी 2 P की वैल्यू 2QL बोलो इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 2QL √3। वही नहीं है जो पहले आया था, देख लो P √3 पहले भी आया था, पहले भी तो ये आया था, P नेट पहले कितना आया था P √3 और P की वैल्यू थी कितनी, P कितना निकाला 2QL √3, यही निकाला ना पहले P √3 तक लिख दिया है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो कंपोनेंट बनाओ चाहे वेक्टर बनाओ, जहां कंपोनेंट बन सके वहां कंपोनेंट बनाओ, जहां अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगे वो लगाओ, इससे क्या मतलब है। वेक्टर सॉल्व करने के तुम्हें तरीके मेथड दिए गए हैं, जैसे भी सॉल्व करो। बस में आ गई, चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिजल्टेंट ही निकालना होगा, पर तुम कर सकते हो। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल वाला, तो पहला चार्ज है -Q, दूसरा चार्ज है +Q, है ना। मान लो इस चार्ज से कुछ r दूरी पे सेंटर से सेंटर मान लिया, सेंटर और O से ये पॉइंट r दूरी पे, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। समझा रही बात, चलो देखो कैसे करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, पहले चार्ज है मानो पॉजिटिव वाला, है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इनके बीच की लेंथ कितनी है 2L, ऐसे बना दूं कोई दिक्कत तो नहीं, L + L बना दिया। अच्छा देखो, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², पढ़ा था ना नेक्स्ट टर्म पे, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, चलो देखो इसमें Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं ना, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है एक कूलम चार्ज पे, और ये होने ना होने से डिपेंड है। तो मान लीजिए दुनिया में नहीं है, तो जल्दी मैं इसको दुनिया से हटा देता हूँ। चलो तो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वजह से क्या होती है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, सर देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बाहर की तरफ होगी। मान लिया E1, तो E1 की वैल्यू क्या लिखोगे, के चार्ज, चार्ज करता है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, Q वाला चार्ज, अपॉन दूरी, चार्ज की जिस पॉइंट में निकालना है वहां तक की दूरी। बताओ ये दूरी कितनी आएगी भाई, यहाँ से पूरी दूरी R है ना, और इतनी दूरी क्या है L है, तो मैं R में L कम कर दूं तो ये दूरी नहीं आ जाएगी, L में X जोड़ूं, है ना, समझो L + X किसके बराबर होगा, R के, L + X किसके बराबर होगा, R के। तो ये X की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी आएगी भाई, बोलो
तो होगा सर आर माइनस एल, तो यहाँ तुमने लिख दिया आर माइनस एल, दूरी आ गई का होल स्क्वायर, बस में आ गई। अच्छा अब यहाँ पे एक और चार्ज था माइनस क्यू भी था, क्या था माइनस क्यू। अब माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे देखो, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे देखो। अब जैसे प्लस क्यू दुनिया में नहीं है, इसको हटा, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, बाहर या अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E2 है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो E2 की वैल्यू क्या लिखोगे, फिर से वही K Q बाय आर स्क्वायर। Q कौन सा, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से निकालनी है, इसकी वजह से निकालनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी Q ही है, हमें पता है मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन नहीं रखते, बाय मॉड, वेक्टर वाले में साइन भी रखते हैं है ना, मॉड में नहीं रखते। सुनो K Q बाय वेक्टर वाले फॉर्मूले में साइन भी रखेंगे, पर वेक्टर वाले फॉर्मूले में साइन भी रखेंगे, लेकिन मॉड वाले फॉर्मूले में साइन नहीं रखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो K Q बाय दूरी, बताओ इस चार्ज से P पॉइंट की दूरी R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तुम कहोगे सर ये चार्ज करीब है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, कॉमन सी बात है, ये चार्ज करीब है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये चार्ज दूर है तो ये कम फोर्स लगाएगा, तो भाई किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जो पास है ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, समझ में आ गई बात। तो जो ई नेट आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, तुम कहोगे सर E2 माइनस E1, कोई दिक्कत की बात है, E2 कितना, सॉरी E1 माइनस E2, ज्यादा में इसको कंप्रोमाइज कर देंगे। अरे पता दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है माना, लेकिन ये क्या है ऑपोजिट होते हैं, तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, सेम हो तो डायरेक्ट प्लस, तुम्हें फॉर्मूला अंडर रूट वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाया जाता है, डायरेक्ट वही आता है इससे। तो E1 माइनस E2 याद रखना, डायरेक्ट वेक्टर को जब सेम डायरेक्शन डायरेक्ट प्लस, ऑपोजिट डायरेक्शन डायरेक्ट माइनस, तो E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू कितनी है KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। चल KQ कॉमन ले लिया, बहुत बढ़िया, कितना आया भैया 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। उम्मीद है इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइनली आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, इसको कॉपी कर दो, पॉज कर दो। किया फाइनल से क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 4, कितना आएगा, क्या बचेगा आर एल, 4RL बचेगा, हाँ 4RL बचेगा, तो दिक्कत ये फाइनल आएगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दो K R Q into 2L into 2 अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, Q को पहले ले लिया, R को बाद में ले लिया, 2 2 4 होता है, 2 को यहाँ से निकाल दिया बाहर और 2 को यहीं पे छोड़ दिया, तो ये बन गया 2L, Q को ले लिया तो 2L इंटू Q बन गया R, और यहाँ 2 को पहले कर दिया, तो 2QL क्या होता है, ये डाइपोल होता है, तो क्या बन गया ये 2KR बोलो 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 P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल। मसला आ गई, कॉपी कर लो।